हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या है। आज का चैप्टर है दोस्तों आपका कि मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल जो होता है दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईस्वी पूर्व से लेके जो है ना आपका 319 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, 319 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो इसी को हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी। 185 ईस्वी पूर्व में की थी। तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो सेनापति के पद पर आसीन था। ठीक है, कण्व या कान वंश का संस्थापक कौन था। कण्व या कान वंश का संस्थापक कौन था। तो वसुदेव था। कण्व या कान वंश का संस्थापक वसुदेव था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुक था। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुक था। ठीक है, सिमुक था। उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले बोल रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। कनिष्क बौद्ध बन गया था। तो कनिष्क बन गया था बौद्ध। ठीक है, क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन नेता था जो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया। तो कनिष्क हो जाएगा। फिर देखिए, कुषाण काल के दौरान बोल रहा है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो यहाँ से कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी जो था ना दोस्तों वो पुरुषपुर था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर था। पुरुषपुर क्या बोल रहा दोस्तों। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो पेशावर का नाम है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो कनिष्क के राज चिकित्सक चरक थे। तक्षशिला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं। तो कुषाण ने शुद्ध सिक्के जारी किए। तो कुषाण ने दोस्तों। निम्नलिखित बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं। मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं। तो सीसा धातु के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था। तो नागार्जुन थे। अश्वघोष थे। वसुमित्र थे। ठीक है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं के करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया था। सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका ने पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनानियों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था।
तो कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने। थोड़ा सा दोस्तों टाइम दीजिएगा। उसके बाद देखिए चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। शक संपत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो 78वीं यानी बोलने का मतलब है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो 78वीं ईस्वी से हुआ था। तो कनिष्क हो जाएगा। फिर देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में शुरू किया था। फिर देखिए 26 के बाद सातवाहन क्या बोल रहा है दोस्तों? सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? तो पैठन प्रतिष्ठान थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तमी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल के सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थे। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों बोलने के मतलब हुआ कि देखिए सबसे पहले चोल आया, ठीक है, चोल। उसके बाद दो सुंग आया, सुंग में 2 टिक लग जाएगा। फिर सातवाहन आया, फिर इसमें 3 टिक लग जाएगा। फिर इसके बाद गुप्त आया, 4 टिक लग जाएगा। तो बोलने का मतलब हुआ कि 4 3 1 2 इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही भारत पर। सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक था, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। ये उपाधि हुआ है और ये शासक हुआ है। तो अशोक को किस उपाधि से मिला था? अशोक को प्रियदर्शी को उपाधि मिला था। उसके बाद देखिए कनिष्क को जो है देवपुत्र की उपाधि मिला था। और खारवेल को आपका कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिला था। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि मिला था। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह से इसका सही हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 58 ईस्वी पूर्व से। उसके बाद देखिए इसमें भी मिलान करना है कि संवत्सर और किस समय से गणना। तो इसमें हो जाएगा कि 1 के 4 हो जाएगा। विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी पूर्व। फिर शक संवत्सर 78 ईस्वी पूर्व। फिर गुप्त संवत्सर हो जाएगा 320 ईस्वी पूर्व। फिर कली संवत्सर फिर हो जाएगा 3102 ईस्वी। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। तो सातवाहन का राज था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। तो सातवाहन का राज था। बुद्ध की कड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल
में बनाई गई थी। बुद्ध की कड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। गुप्त वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो कण्व वंश ने किया था। कण्व वंश ने किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने हराया था। ठीक है, फिर देखिए 71 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यूं तो अकेले दुनिया सकता हूँ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो कुषाणों ने। बोलने की मतलब हुआ कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? तो कुषाणों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण बोल रहा है कि कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उसके बाद उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान। फिर देखिए कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संधि थी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो हो जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदो फिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? तो कटपिसस द्वितीय ने। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम मुद्राएं जारी किया था? तो कटपिसस द्वितीय ने। फिर देखिए किस वंश के शासकों ने सतर्प प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो कुषाण वंश के। शक हो जाएगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया है। तो ग्रीकों द्वारा। उसके बाद देखिए ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्टीरिया है। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? तो कारसापन कहा जाता है। यहाँ जाएगा पोनो। कारसापन कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा स्थल थे? तो कोशीन स्थल थे। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी पोडेक्यू नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनान राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो
तो मीनांडर हो गया। कुषाणों का संबंध चीन की यूसी जनजाति से। कुषाणों का संबंध चीन की यूसी जनजाति से निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। निम्नलिखित एक को दूसरे सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित करना है। तो उसके बाद इंडो ग्रीक है हिंद यवन। फिर देखिए बी का है शक, सितियन। फिर पार्थव के पहलव हो जाएगा। फिर मिलान करना है, इसमें भी मिलान करना है। तो देखिए जिस ऐसे ही मिल जाएगा जुंग, विदिशा, चेदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण, पुरुषपुर या पेशावर। फिर देखिए इसमें क्या है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण किया? तो कुषाण शासकों ने केसर की उपाधि धारण किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? तो प्रयुक्त सभी। शुंग काल में हुआ था बरहूत का स्तूप, चांसी स्तूप, भाजा स्तूप, सभी हो जाएगा सभी। कलिंग सातवाहन नरेश खारवेल, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य से ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो बिरह कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, गलत बात है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, गलत बात है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, केवल 3 सही है, केवल 3 वाला सही है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो माँ सत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, तो प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियत रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित था। फिर देखिए प्राचीन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलबीर कुमार, जमुई जिला, बिहार। थैंक यू।